नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर जब तक चुनाव की बातें ना हो, राजनीतिक दलों की बातें ना हो, तब तक चीज़ें पूरी नहीं बैठती हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। इसके साथ साथ आप देखते हैं समय समय पर देश के अंदर राज्यों में चुनाव होते हैं और 2019 के अंदर हमारे लोकसभा के चुनाव हुए। अब हमारे इंडियन पॉलिटी के एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बात होती है राजनीतिक दलों की। अब राजनीतिक दल क्या होते हैं आपने सुना होगा, राष्ट्रीय दल, उसके बाद में क्षेत्रीय दलों की बात होती है, चुनाव आयोग की बात होती है। अब चुनाव आयोग और एंटायर चुनाव की जो मशीनरी है, ये तो हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके साथ साथ जो है कानूनी प्रावधान है, उन सभी की चर्चा मैं करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक राजनीतिक दल से, पॉलिटिकल पार्टी से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि राजनीतिक दल होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम डिफाइन करते हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। आप देखेंगे बहुत, जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे नेता अपने अपने दल का प्रचार करने निकल जाते हैं, लेकिन हम उस परिप्रेक्ष्य में ना जा करके हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि आखिरकार उसको अगर हम शब्दों में लिखें, क्योंकि आपको पता है हमारा PCS का एग्जाम और साथ में UPSC का एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। आपको अपने शब्द जो है वो आने चाहिए कि किस प्रकार से आप अपनी बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं। जितना आप अच्छा लिख पाएंगे, जितना अच्छा आप कह पाएंगे, उतना ही आपके अच्छे चांसेस हैं पेपर के अंदर पास हो जाने के, रैंक प्राप्त करने के। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा। देखिए, राजनीतिक दल नाम से पता लग रहा है एक दल है, यानी कि एक समूह की बात हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक संगठन की बात हो रही है। अब संगठन किसका? यह संगठन है इंडिविजुअल्स का, यानी कि हमारे देश के अंदर व्यक्तियों का यह एक समूह है। और जब इसके अंदर ज्वाइनिंग की बात आती है तो क्या फोर्सफुल ज्वाइनिंग है? जवाब है नहीं। यहाँ पर अपनी इच्छा से लोग जाकर के इस राजनीतिक दल को स्वेच्छा से ज्वाइन कर लेते हैं, वॉलंटरीली इसको ज्वाइन किया जाता है। अब मकसद क्या है? मकसद है देश के अंदर जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसको अपने हाथों में ले लेना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पावर है पॉलिटिकल पावर को गेन करना। लेकिन पॉलिटिकल पावर को गेन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है लोग बंदूक लेकर के आंदोलन कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब संविधान का जो ढांचा है, उसके अंदर रहते हुए सत्ता को प्राप्त करना। तो राजनीतिक दल के द्वारा सत्ता प्राप्त की जाती है हमारे संविधान के दायरे में रहते हुए। और अंत में इसका असली ऑब्जेक्टिव क्या है? अंत में इस सभी क्रियाकलाप का ऑब्जेक्टिव होता है राष्ट्र हित के अंदर काम करना, नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना। ये है राजनीतिक दल की परिभाषा। अब अगर हम भारत के अंदर बात करें या कहीं पर भी बात करें, तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो तीन प्रकार से हम लोग उनको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट पार्टी, जिनको आप लोग वामपंथी दल के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है सेंट्रिस्ट पार्टीज, जिनको आप मध्यम मार्गी कहते हैं। और तीसरे वाला आता है यहाँ पर राइटिस्ट पार्टी, जिनको आप दक्षिणपंथी दल कहते हैं। अब इन तीनों विचारधाराओं के अंदर क्या फर्क होता है उसको एक बार देख लेते हैं। इसके साथ साथ भारत के अंदर कौन कौन सी पार्टी है जो इसमें से अलग अलग कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, और फिर भारत के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसको भी हम एक बार समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइटिस्ट पार्टीज की, यानी कि दक्षिणपंथी दल की। देखिए, दक्षिणपंथी दल को अगर हम समझना चाहते हैं तो होता क्या है, कुछ लोग पुराने डर्रे पर चलना चाहते हैं, है ना। यानी कि अरे पुराने टाइम पर तो हमारे टाइम पर ऐसा होता था, तो पुरानी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वह स्थिति लाना चाहते हैं व्यवस्थाओं के अंदर जो पहले हुआ करती थी। कानून की बात कर रहे हैं हम, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। डेवलपमेंट तो हर पार्टी चाहती है कि विकास होना चाहिए, लेकिन जो विचारधारा है वो पुरानी वाली रह करके चले, उसको आप कहते हैं राइटिस्ट पार्टी, यानी कि दक्षिणपंथी दल। अब कौन से ऐसे दल हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भारत में कौन से दल इसको फॉलो करते हैं। दूसरे प्रकार के दल आते हैं, इनको आप कहते हैं सेंट्रिस्ट पार्टीज, यानी कि मध्यम मार्गी दल। अब ये मध्यम मार्गी दल क्या होता है? इनको आप उदारवादी दल भी कह देते हैं। इनका काम क्या है? वर्तमान के अंदर जो भी व्यवस्था है उनका सुधार कीजिए, सुधार करके आगे बढ़िए। और तीसरे प्रकार का दल आ जाता है वो दल जो चाहते हैं कि वर्तमान की व्यवस्थाओं के अंदर कोई मजा नहीं है, इनको उखाड़ के फेंक देना है और नई व्यवस्था हम लेकर के आते हैं। रेडिकल मूवमेंट आप इनको कह देते हैं। वैसे भारत के अंदर स्ट्रिक्टली कोई इसको फॉलो नहीं करता, बट दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो लेफ्ट पार्टीज होती है, जैसे कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, जैसे चाइना की बात करें यहाँ पर, वहाँ पर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि पूरी तरीके से पुराने सिस्टम को उखाड़ दो, नई व्यवस्था लेकर के आओ।
तो 3 प्रकार से आप जो है यहाँ पर 3 कैटेगरी में अपने राजनीतिक दलों को हम बांट देते हैं। अब इसके बाद दुनिया के अंदर जो पार्टी सिस्टम है वो किस प्रकार से चलता है। दुनिया के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसको अपन लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आता है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि देश के अंदर एक ही पार्टी होगी, उसी पार्टी के अंदर चुनाव होगा, 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट उसी पार्टी के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे, बाहर से किसी राजनीतिक दल को आने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आज के टाइम पर आप चाइना की बात करें, रिपब्लिक पार्टी वहाँ पर उसी प्रकार से हम पुराने टाइम पे फॉर्मर यूएसआर की बात करें, कहने का मतलब जो कम्युनिस्ट देश होते हैं वहां पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। दूसरा आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? टू पार्टी सिस्टम का मतलब है कि 2 पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में है। जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टियां मजबूत स्थिति में रहती हैं। मतलब चुनाव होगा तो दोनों की टक्कर होगी, तीसरा तो कोई ग्राउंड के अंदर होता ही नहीं है। ऐसे ब्रिटेन की बात करेंगे तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। और इसी प्रकार से अगर हम भारत की तरफ चलें या कहीं और चलें तो यहाँ पर आ जाती है मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी का मतलब एक पार्टी नहीं है, 2 पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं। और जब सरकार बनाने की बात आती है तो गठबंधन जैसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम जानकारी रखते हैं कुछ किताबों की जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक समझ में नहीं आ रही कि सर कौन सी पढ़ें, तो उनके लिए एक बेहतरीन बुक जो है लॉन्च की है स्टडी आईक्यू के द्वारा। इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स की समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है। आप इसे भी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी ये बुक करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो बैंक एंड फाइनेंस, साथ में नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड्स एंड स्कीम्स, इस सभी से जुड़ी हुई है। और यूजफुल किसके लिए है? जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी, यानी कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भी जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम भारत के अंदर पार्टी व्यवस्था की। दुनिया के अंदर हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चल रहा है, बात करते हैं भारत की। देखिए भारत के अंदर जो पार्टी प्रणाली है इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था भी है, एक दलीय व्यवस्था भी रही है बहुत लंबे समय तक। फिर स्पष्ट विचारधारा का अभाव भी है। जैसे कि मेन मकसद क्या हो गया आजकल, आप मेन मकसद देखेंगे कि सत्ता को कैप्चर करना, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रह गया है। व्यक्तित्व का महिमा मंडन, एक ही व्यक्ति के आसपास पूरी पार्टी घूमती है। ये अभी की बात नहीं, शुरुआत से देखने को मिलता है। बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसमें। उसके बाद पारंपरिक कारकों के आधार पर क्षेत्रीय दलों का उद्भव, गुट और दल बदल, प्रभावी विपक्ष का अभाव, ये कुछ फीचर्स हैं जो हमको भारत के अंदर पार्टी सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। वन बाय वन इनको पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम भारत को देखें तो भारत एक विशाल देश है, सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहा, वैसे भी अगर आप इसको देखते हैं तो विशाल देश है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत लंबे अरसे से आप देखेंगे विविधता भारत के अंदर पाई जाती है। आप भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और रहन सहन के आधार पर हर प्रकार से विविधता भारत के अंदर देखने को मिलती है। साथ में देश के अंदर इस्तेमाल होता है क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को वोट देने का भी अधिकार है, इलेक्शन के अंदर जाकर के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का भी अधिकार है। ऐसे ही करके आप देखेंगे तो भारत के अंदर इन्हीं फीचर्स के कारण हमारी जो पॉलिटिक्स है वो अलग प्रकार की हुई और यहाँ पर मल्टी पार्टी यानी कि विभिन्न प्रकार की पार्टियों का समय समय पर उदय होने को देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा था कि एक ही पार्टी चलती थी। जैसे कि लंबे समय तक आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। शुरुआत में भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस का अपना अहम योगदान रहा। जब भारत आज़ाद हो गया तो लोगों ने देखा कि एक ही पार्टी, तो उसी के इर्द गिर्द सब घूम रहे थे। ठीक है जी। हालांकि 1967 के बाद इसके अंदर थोड़ी सी डोमिनेंसी के अंदर कमी आई, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का या फिर अन्य दलों का उदय देखने को मिला था भारत के अंदर। लेकिन कांग्रेस के दबदबे को देखते हुए कुछ लेखक तो यहां तक पहुंच गए, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत के अंदर तो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, या फिर उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस सिस्टम है, यानी कि भारत के अंदर एक अलग प्रकार की प्रणाली जिसको आप कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत में कहा गया। अब अगर हम बात करें एक और विशेषता, जैसे कि लैक ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी। वैसे तो हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है,
लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको देखते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखने को मिलता। जैसे यहाँ पर एक तस्वीर लिख रही है, भाई आप चुनाव से पहले किसी मुद्दे को फॉलो करते थे, चुनाव के बाद आपको देखा कि सरकार बनानी है। सिर्फ एक दल की बात नहीं है, हर दल के अंदर ये हो रहा है आजकल। तो वहाँ पर सरकार बनाने के मकसद से जाकर के हाथ मिला लिया और सरकारें बनने को देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पावर कैप्चर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव बन करके रह गया है। इसके साथ साथ आइडिया यहाँ पर राजनीति इशू बेस्ड है, यानी कि मुद्दों पर आधारित है, आइडियोलॉजी नहीं, मुद्दे पर आधारित है। और प्रेगमेटिज्म यानी कि व्यवहारिकता पर जोर दिया जाता है रादर देन की सिद्धांतों पर। सिद्धांत बाद में, पहले प्रैक्टिकल व्यवहारिकता, सरकार बन के रहेगी नहीं रहेगी पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ चौथा आप देखिए पर्सनैलिटी कल्ट। जैसे कि आप शुरू से देखिए, शुरू से इंडियन नेशनल कांग्रेस को देख लीजिए, वहां पर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्हीं के आधार पर पूरी पार्टी चलती थी। अब आज के टाइम पर भी आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक देखिए, हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई नेता ऐसा होता है जिसके इर्द गिर्द पार्टी घूमती है। जब तक नेता मजबूत है तब तक पार्टी मजबूत रहती है और उसके बाद चीज़ें देखने को अलग मिल जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया भारत के बारे में कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ बेहतर अगर कहा जाए तो बेहतर यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, ये तक कह दिया गया है। अब जो ही पार्टी चलती है वो एक ही नेता के आसपास रहती है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन एमिनेंट लीडर। ये भी भारत के अंदर राजनीति का, भारत के अंदर राजनीति का एक फीचर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पार्टियों को उनके नेता के नाम से जाना जाता है रादर देन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या कहता है लोगों को भी नहीं पता एक्चुअल में, कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिनको वो वोट दे करके आते हैं उसका जो घोषणा पत्र है वो क्या कहता है। घोषणा पत्र के बजाय वो उस नेता का चेहरा देखते हैं, मतदान किया करते हैं। और ये अभी की बात नहीं, शुरू से ऐसा देखने को भारत के अंदर मिला है। अब इसके कुछ चेहरे आप देख लीजिए, जैसे कि कांग्रेस की बात करें या फिर साउथ में जाकर तमिलनाडु में जाकर के AIADMK, यहाँ पर MG रामाचंद्रन का चेहरा चल रहा था। TDP के अंदर NT रमा राव, ऐसे ही करके आप उड़ीसा में जाएंगे तो बीजू जनता दल हो गया, लोक दल। और कांग्रेस ने तो एक समय पर आकर कांग्रेस आई, इंदिरा भी लगा दिया था नाम के अंदर ही, पार्टी के नाम के अंदर ही आई लग गया था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल फैक्टर्स, यानी कि पारंपरिक कारकों के आधार पर आप इसे कैसे देखेंगे। देखिए दुनिया में होता क्या है कि जब भी कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसका आधार रहता है वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे, उनको सुलझाने के लिए राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। लेकिन भारत की राजनीति थोड़ी सी अलग प्रकार की। यहाँ पर आप देखेंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर, इन आधारों पर भी राजनीतिक दलों का गठन भारत के अंदर देखने को मिला है। बहुत सारे दल आप देख लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर भाषा के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में तो ये होता है कि खास कारण से वो आते हैं, भाई अगर अपना एग्जिस्टेंस बनाना है तो एक मुद्दे को पकड़ लिया और मुद्दे को पकड़ के आपने एग्जिस्टेंस बनाया, उसके बाद फिर वो उस मुद्दे से उठ करके क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे से उठने के बाद फिर वो देश के अपर लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों की भी बातें करते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं पर देखने को कई बार मिल जाती है। अब इसके बाद चलते हैं कि समय समय पर भारत के अंदर क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ है। अब क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों होता है, एक क्षेत्र के अंदर कुछ खास प्रकार की समस्याएं, उनको सुलझाने के लिए आपने देखा पर्सनैलिटी कल्ट भारत के अंदर देखने को मिलता है। उसी के आधार पर पूरा राजनीतिक दल खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही इनको सीटें मिलती हैं, सीटें का मतलब विधानसभा के चुनाव में, साथ में लोकसभा के चुनाव के अंदर अच्छा अगर उनको नंबर मिल जाता है, तो पहले तो बात करते हैं क्षेत्रीय लेवल पर क्षेत्रीय मुद्दों की, फिर ये राष्ट्रीय मुद्दों की बातें भी करते हैं। और यहाँ पर कई बार किंग मेकर का रोल भी प्ले करते हैं, यानी कि सरकारें आप देखेंगे NDA 1 से पहले की जो सरकारें रहीं वहाँ पर आपने देखा था कि किंग मेकर्स का बहुत बड़ा रोल था। किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत तो हुआ नहीं करता था, तो वहाँ पर गठबंधन की सरकारें बनती थी। और जब गठबंधन की सरकारें बनती तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दे नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इन पार्टियों का कार्य देखने को मिल जाता है। बहुत सारी पार्टी, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे आप 1984 का जो चुनाव हुआ, यहाँ पर TDP जो है एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर निकली थी। विपक्ष की बात करूँ, वैसे तो कांग्रेस, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में TDP सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई थी उस समय पर। तो ऐसे करके भारत के अंदर और भी दल देखने को मिल जाते हैं। जैसे ओडिशा की बात करें तो बीजू जनता दल है, तमिलनाडु के अंदर DMK AIADMK, अकाली दल पंजाब के अंदर है, AJP असम के अंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JDU बिहार के अंदर है, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर है,
विभिन्न प्रकार के दल इस प्रकार से क्षेत्रीय दल के रूप में उभर करके आए हैं। अब एक और फीचर देखने को मिलता है, गुटबाजी। कई बार क्या होता है, बड़ा दल काम कर रहा है, उस बड़े दल के अंदर क्या होता है, गुटबाजी हो जाती है। और गुटबाजी हो जाती है या फिर ऐसा होता है दूसरी पार्टी ने अच्छा ऑफर दे दिया तो वहां पर निकल कर भाग जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर जब चौथा आम चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद डिफेक्शन यानी कि दल बदल की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल गई। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी वाई चमन की अध्यक्षता में, और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के लिए लोकसभा के अंदर प्रयास भी किया गया था। बाद में वो एक अलग बात है कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया था, लेकिन डिफेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर रही थी। ये डिफेक्शन हो गया। और डिफेक्शन क्यों है, गुटबाजी क्यों है, यहाँ पर सत्ता का लालच। कई बार विचारधारा की बातें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकल उसको फॉलो करते हैं तो पता लगेगा कि सिर्फ सत्ता को पाने के लिए काम किया जा रहा है, या फिर कोई मटेरियल बेनिफिट मिल गया तो डिफेक्शन हो गया, या फिर पूरी की पूरी पार्टी के अंदर से लोग टूट कर दूसरी तरफ चले गए। अब इससे देश के अंदर क्या स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ पर स्थिति आती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की, राजनीतिक अस्थिरता की। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या है, अगर मेन दल से, बड़े दल से कोई इस प्रकार के छोटे छोटे दल निकल जाते हैं तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ जाती हैं, क्योंकि जब बड़े दल के पास बहुमत नहीं है तो क्या गठबंधन की सरकारें होंगी। अब जो बड़े दल से आप टूट करके निकल गए तो वहाँ पर क्या होता है कि नंबर उनके पास बचे नहीं है, तो फिर सरकारें गिर जाती हैं। तो ये समस्या भी देखने को मिली है। अब ऐसे करके आप देखेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जनता दल आप देख लीजिए, टीडीपी देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी देख लीजिए, सब देखेंगे दो दो तीन तीन पार्टियां एक ही फैक्शन से टूट कर, एक ही गुट से टूट करके बन गई हैं। इसके बाद एक समस्या भारत की राजनीति में रही है, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, प्रभावी विपक्ष का अभाव। जब देश के अंदर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, या फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, या फिर आज के समय पर कोई प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप देखेंगे विपक्ष का जो रोल है, वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं रहा है। यानी कि आलोचना तो हो, लेकिन सकारात्मक आलोचना हो जिससे देश को फायदा हो। अब तो होता क्या है कि हमको विरोध इसलिए करना होता है कि हमको विरोध करना है, ठीक है। साथ में कुछ और भी समस्याएं भारत के अंदर रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने दलों की बातें की, किस प्रकार से भारत के अंदर दल खड़े हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम दल की बात करें जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के तौर पर या फिर राजकीय दल के तौर पर, क्षेत्रीय दल के तौर पर मान्यता दे देना। अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा भारत का चुनाव आयोग। अब अगर हम दलों की बात करें तो इन दलों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी। दूसरे आते हैं स्टेट पार्टी, जिनको आप राज्य दल या फिर क्षेत्रीय दल भी कह देते हैं। और तीसरे लेवल पर आते हैं रजिस्टर्ड, जिनका पंजीकरण तो हो चुका है लेकिन मान्यता उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो 3 प्रकार के दल भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मान्यता की, रिकॉग्निशन की। अगर किसी दल को रिकॉग्निशन मिलता है तो उसका क्या फायदा रहता है, सबसे पहले फायदा होता है यहाँ पर पार्टी का सिंबल। आप देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट किसी ना किसी सिंबल के साथ चुनाव लड़ता है। अगर किसी दल को, राजनीतिक दल को राजकीय दल के तौर पर या फिर राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता मिलती है तो उसको साथ में चुनाव चिन्ह मिलता है, और इसी चुनाव चिन्ह के आधार पर वो जो है पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा करते हैं। जैसे कि कांग्रेस का आप देखेंगे पंजा है, हाथ है, बीजेपी का कमल है, तो पूरे देश के अंदर उसी चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरे किसी कैंडिडेट को ये चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक फायदा और क्या होता है कि हमारे यहाँ पर स्टेट ओन्ड मीडिया है, जैसे कि दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, तो यहाँ पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव का प्रचार कर सकती हैं। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से, उनको टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि मतदाता सूची है उस तक उनकी पहुंच होगी, क्लियर कट पहुंच रहेगी। और क्या फायदा रहता है, और फायदा रहता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर आते हैं स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर का अर्थ क्या है, कुछ पार्टी के अंदर कुछ जाने माने चेहरे होते हैं जो पूरे क्षेत्र में जाकर के पार्टी का प्रचार करते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं। अब जब देश के अंदर चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर होता क्या है कि चुनाव में खर्चा कितना होना, उसकी सीमा चुनाव आयोग के द्वारा तय की जाती है। जैसे कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर बड़े राज्यों में 95 लाख की सीमा है, इससे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खर्चा नहीं कर सकता कैंडिडेट। अगर कोई छोटा राज्य है या फिर यूटी है तो वहां पर 75 लाख की बात हो रही है। इसके अंदर भी फिर और कुछ बातें हैं। साथ में अगर राज्य की बात करें
तो राज्यों के अंदर जो बड़े राज्य हैं उन पर ये 40 लाख रुपए का कैप है, और जो छोटे राज्य हैं या फिर कोई यूटी है तो वहां पर 28 लाख रुपए का कैप है। अब देखिए, स्टार कैंपेनर जब किसी क्षेत्र में जाकर के कैंपेन करता है तो उसका जो एक्सपेंस है वो कैंडिडेट के एक्सपेंस में नहीं मिलता है। हालांकि इसमें ये बात कही जाती है कि अगर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, स्टार कैंपेनर स्टेज को शेयर करता है, तो वो खर्चा काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार कैंपेनर का जो है, जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको 40 स्टार कैंपेनर रख सकते हैं। साथ में जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनको 20 स्टार कैंपेनर रखने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कुछ फायदे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सिंबल का फायदा, सिंबल चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग 2 प्रकार के रखता है, एक होता है रिजर्व। रिजर्व का अर्थ है सुरक्षित, यानी कि किसी और को नहीं दिए जाएंगे। दूसरे वाले फ्री हैं, किसी और को भी आरक्षित हो सकते हैं, तो ये चुनाव चिन्ह का भी फायदा उनको मिल जाता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि अगर देश के अंदर किसी दल को हम लोग राष्ट्रीय दल या फिर राज्य के दल के तौर पर मान्यता देते हैं तो वह किन किन सीमाओं को, कौन कौन से बेंचमार्क को फॉलो करना पड़ता है किसी पार्टी को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी दल के अंदर, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय दल की। ठीक है, अगर किसी को राष्ट्रीय दल के तौर पर घोषित किया जाता है तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि चुनाव हो। चुनाव कौन से वाला, लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव हो। और इन चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल 6% वोटें लिया था। जो टोटल वैलिड वोट हैं उनमें से 6% वोटें ले लेता है। इसके साथ साथ 4 लोकसभा की सीटें जीत जाता है, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता मिल जाती है। दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के अंदर टोटल में से 2% सीटें राजनीतिक दल जीत जाता है, और ये सीटें एक राज्य से नहीं 3 राज्यों से होनी चाहिए। अगर ये भी कंडीशन है तो भी उसको राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता मिल जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है, किसी भी दल को अगर स्टेट पार्टी के तौर पर, राज्य के दल के तौर पर 4 राज्यों के अंदर मान्यता प्राप्त है तो ऑटोमेटिक वह राष्ट्रीय दल के तौर पर मिल जाएगा, बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये 3 योग्यताएं हैं, इनमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है तो दल बन जाता है राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज। अब आता है राज्य के दल, स्टेट पार्टी की बात करें। राज्य पार्टी के तौर पर मान्यता कैसे मिलती है, यहां पर 5 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है कि राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में 6% वैलिड वोट का मिल गया, और साथ में प्लस एंड यानी कि साथ में असेंबली के अंदर 2 सीटें जीत ली, तो यहां पर दल को क्या मिल जाएगा, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में राज्य के अंदर जो टोटल वोट रहा उसमें से, वैलिड वोट में से 6% पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया, और साथ में 1 लोकसभा की सीट भी जीत गए उसी राज्य से, तो यहाँ पर राज्य दल के तौर पर उसको मान्यता मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं फुलफिल हो पा रहा तो फिर तीसरा क्या कहा गया है, तीसरा कहा गया है कि राज्य के अंदर चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में 3% सीटें जीत ली या फिर 3 सीटें जीत ली, जो भी इसमें से ज्यादा होगा वह कर लिया, तो राज्य के दल के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। चौथा आता है कि अगर लोकसभा का चुनाव है, 25 सीटों में से, हर 25 सीटों में से 1 सीट पार्टी जीत जाती है तो उसको आप राज्य के दल के तौर पर मान्यता दे देते हैं। और लास्ट में आता है, इसको 2011 में ऐड किया गया, पहले क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब ऐड करके क्या कहा गया है, अब ऐड करके ये कहा गया कि अगर लोकसभा का चुनाव है या फिर विधानसभा का आम चुनाव है और इस आम चुनाव के अंदर टोटल वैलिड वोट का 8% अगर पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि इसको राज्य दल के तौर पर दर्जा मिल जाएगा। 5 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल है तो यहां पर उसको राज्य दल के तौर पर दर्जा मिल जाता है। अब इसके बाद आज के समय पर अगर आप देखें कि देश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टीज कौन से, राज्य दल की बात करें तो वो तो बहुत सारे हैं। अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो आज के टाइम पर ये 8 राष्ट्रीय दल भारत के अंदर हैं। हालांकि अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं है, फिलहाल के टाइम पर तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रखा हुआ है, जब अगली बार रिवाइज किया जाएगा तो शायद ये पार्टी इस कैटेगरी के अंदर ना रहे। ठीक है, तो ये 8 हैं भारत के अंदर राष्ट्रीय दल। अब इसके बाद हमारे देश के अंदर राजनीतिक दलों को कई और आधारों पर यहाँ पर एक चार्ट में मैंने दर्शाया हुआ है, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन आप चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।